नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स पेयर का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। दोस्तों, सैलरी के ऊपर टीडीएस किस प्रकार काटा जाएगा फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी कि असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। इस पर नया सर्कुलर सीबीडीटी यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी कर दिया गया है। दोस्तों, इस सर्कुलर में डिटेल में बताया गया है कि सैलरी क्या होती है, परक्यूजिस क्या है, प्रॉफिट ऑन लीव सैलरी कैसे लेना है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, जो कि फाइनेंस एक्ट 2022 के द्वारा अमेंड किया गया है। इसमें इनकम टैक्स के रेट बताए गए हैं, सरचार्ज कैसे लगाना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और यदि कोई व्यक्ति नई स्कीम ऑप्ट करता है यानी कि सेक्शन 115 बीएससी की, तो कंसेशनल रेट किस प्रकार लगेंगे। इसके अलावा इनकम टैक्स में टीडीएस किस प्रकार कैलकुलेट करना है, सैलरी के ऊपर मेथड क्या होगा, और पेमेंट ऑफ टैक्स परक्यूजिस के ऊपर किस प्रकार पे करना है एम्प्लॉयर को, एवरेज इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है, यदि एक से ज़्यादा आपके एम्प्लॉयर हैं उससे आपको सैलरी मिली है तो टीडीएस कैसे काटना है, यदि किसी व्यक्ति को एरियर मिला है तो उस केस में रिलीफ कैसे कैलकुलेट करनी है, और यदि किसी ओवरहेड के अंतर्गत भी इनकम रिपोर्ट की जाती है जैसे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो टीडीएस किस प्रकार कटेगा। इसके लिए सभी रूल इस सर्कुलर में दिए गए हैं। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अपना पैन नंबर या आधार नंबर दे देता है तो उस केस में सैलरी के अंतर्गत टीडीएस काटा जाता है जब पेमेंट की जाती है। लेकिन यदि व्यक्ति नई स्कीम को ऑप्ट कर लेता है यानी कि सेक्शन 115 बीएससी, तो उस केस में उसकी टैक्स लायबिलिटी डिफरेंट हो जाती है। इसलिए यहाँ पे एम्प्लॉयर को ध्यान रखना है कि क्या एम्प्लॉय ने नई स्कीम ऑप्ट की है या फिर ओल्ड स्कीम ऑप्ट की है। दोस्तों, यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि एम्प्लॉय को ये इन्फॉर्म करना होगा अपने एम्प्लॉयर को कि क्या वो नई स्कीम को ऑप्ट कर रहा है, और ऐसा उसे हर साल बताना है। और यदि वो एक बार ये इंटीमेशन दे देता है अपने एम्प्लॉयर को तो उसके बाद ये चेंज नहीं किया जा सकता, इसके अकॉर्डिंग टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन यदि वो इन्फॉर्म नहीं करता है कि वो नई स्कीम ऑप्ट कर रहा है या पुरानी स्कीम, तो उस केस में टीडीएस पुरानी स्कीम के अकॉर्डिंग काटा जाएगा। दोस्तों, जब टीडीएस काटा जाता है सैलरी पे तो आपकी टोटल एस्टिमेटेड सैलरी कैलकुलेट की जाती है। उसमें से जो एग्जम्पशंस और डिडक्शंस होती हैं उसको लेस करने के बाद देखा जाता है कि यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो उस केस में टीडीएस काटा जाएगा। इसके लिए एनेक्शन में बताया गया है कि कैसे टीडीएस जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा सैलरी के ऊपर। दोस्तों, यदि कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को परक्यूजी देता है यानी कि कोई एडिशनल बेनिफिट देता है तो उसे भी सैलरी का ही पार्ट माना जाता है। तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है मॉनेटरी परक्यूजिस जो कि सभी एम्प्लॉयज़ के एंड में टैक्सेबल होते हैं, लेकिन जो नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स होते हैं वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हैंड में ही टैक्सेबल होते हैं। दोस्तों, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब है कि यदि कोई डायरेक्टर है या फिर ऐसा एम्प्लॉय जिसकी के इनकम 50,000 रुपये से ज़्यादा है, या फिर ऐसा एम्प्लॉय जिसका कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है 20% या उससे ज़्यादा का वोटिंग पावर में इक्विटी शेयर में। दोस्तों, यहाँ पे एम्प्लॉयर के पास ऑप्शन होती है कि वो इन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिस पे जो कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को दिए गए हैं उसके ऊपर अपने आप टैक्स पे कर सकता है। इस केस में सैलरी से टीडीएस नहीं कटेगा, और ये जो टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया है ये एग्जम्प्ट होगा एम्प्लॉय के हैंड में। दोस्तों, इन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिस पे टीडीएस किस प्रकार कैलकुलेट किया जाएगा इसके लिए एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की इनकम 6 लाख रुपीज़ है इंक्लूडिंग परक्यूजिस, और एम्प्लॉयर इन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिस पे टैक्स पे करना चाहता है यानी कि 50,000 रुपीज़ के ऊपर। दोस्तों, इस केस में 6 लाख रुपीज़ के ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा इंक्लूडिंग परक्यूजिस। तो उसके बाद आपका यहाँ पे टोटल टैक्स आ जाएगा। इस टोटल टैक्स को आप टोटल सैलरी से डिवाइड करेंगे तो जो एवरेज इनकम टैक्स का रेट है वो आ जाएगा। इसे आप नॉन मॉनेटरी परक्यूजिस से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल टैक्स की वैल्यू आएगी। इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो हर महीने एम्प्लॉयर को इतना जो टीडीएस है नॉन मॉनेटरी परक्यूजिस पे वो डिपॉजिट करना है, और ये टीडीएस ऑन सैलरी ही माना जाएगा। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर से सैलरी लेता है तो उस केस में टीडीएस किस एम्प्लॉयर को कैलकुलेट करना है इसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पे टैक्स पेयर यानी कि एम्प्लॉय चूज़ करेगा कि कौन सा एम्प्लॉयर उसका टीडीएस काटेगा। लेकिन यदि उसने अपनी एम्प्लॉयमेंट चेंज की है यानी कि एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर के पास आया है तो उसे अपने पिछले एम्प्लॉयर की जो डिटेल है वो बतानी है राइटिंग में, और इस केस में पिछले एम्प्लॉयर ने कितना टीडीएस काटा है वो भी बताना है। और उसके बाद जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर है वो टोटल सैलरी के ऊपर टीडीएस काटेगा।
दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को सैलरी पे की गई है एरियर में या फिर एडवांस में, तो उस केस में जो एसएससी है वो रिलीफ क्लेम कर सकता है सेक्शन 89 के अंतर्गत। इस केस में वो अपने एम्प्लॉयर को फ़ोन नंबर 10E सबमिट करेगा, जिसके बेसिस पे कि एम्प्लॉयर जो है वो टीडीएस काटेगा। और इस केस में एम्प्लॉई यानी कि एसएससी ई फाइलिंग पोर्टल पे भी फॉर्म 10E अपलोड करेगा, जो वो अपनी आईटीआर फाइल करेगा। दोस्तों यदि एम्प्लॉई की किसी और हेड के अंतर्गत भी इनकम है, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम है या एफडी से इंटरेस्ट इनकम है, तो ये भी वो अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेयर कर सकता है, ताकि एम्प्लॉयर इसके इनकम को कंसीडर करके टीडीएस काटे। तो इस फॉर्मेट में आपको अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेरेशन देनी है। लेकिन यदि आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो वो 2 लाख रुपये तक ही सेट ऑफ किया जा सकता है किसी और इनकम से। दोस्तों यदि हाउस प्रॉपर्टी से आप इंटरेस्ट की डिडक्शन लेते हैं, मान लीजिए आपने होम लोन लिया हुआ है, तो उस केस में आपको कंपटीशन शीट भी अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करनी है। इस केस में एम्प्लॉय को फ़ोन नंबर 12BB जो है वो सबमिट करना है अपने एम्प्लॉयर को एविडेंस के साथ। दोस्तों यदि किसी एम्प्लॉय ने हाउस प्रॉपर्टी के लिए होम लोन लिया हुआ है, तो उस पर जो इंटरेस्ट की डिडक्शन है वो क्लेम कर सकता है। लेकिन इस केस में जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है वो इस प्रकार है। यदि लोन रिपेयर, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया है, तो उस केस में मैक्सिमम डिडक्शन इंटरेस्ट की 30,000 रुपीज़ तक है। और यदि हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए लोन लिया है, तो जो इंटरेस्ट की डिडक्शन है 1 अप्रैल 1999 के बाद मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ की पर ईयर आप क्लेम कर सकते हैं। और जो एग्रीगेट अमाउंट डिडक्शन है सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 3 का, वो 2 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता। दोस्तों इस केस में जो हाउस है वो विदिन 5 ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जिसमें कि आपने कैपिटल बोरो की है, इसलिए इस केस में कंप्लीशन सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर को दिया जाएगा। इसके अलावा आप जो इंटरेस्ट पेबल आएगा होम लोन पे, उसके लिए भी आपको अपने एम्प्लॉयर को इंटरेस्ट सर्टिफिकेट देना होगा। दोस्तों यदि आपका होम लोन पे इंटरेस्ट है कि आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, तो आपको इंटरेस्ट पेबल बताना होगा, नेम ऑफ़ द लेंडर बताना होगा, एड्रेस ऑफ़ द लेंडर और पैन और आधार नंबर ऑफ़ द लेंडर भी देना होगा। यदि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है तो उस केस में पैन और आधार नंबर देना मैंडेटरी है। दोस्तों इस सर्कुलर में डिटेल में कंपटीशन दी गई है कि यदि एम्प्लॉई की सैलरी इस प्रकार है जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दी गई है और उसका जीपीएफ में भी कंट्रीब्यूशन है, तो सैलरी पे जो टैक्स है वो किस प्रकार कैलकुलेट किया जाएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पे रेफ़र कर सकते हैं। इसी प्रकार कुछ और एग्जांपल दी गई हैं। तो दोस्तों आप इस सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।